हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है जिसको हमने लेट किया था एफ एक्स, तो वो फंक्शन किन किन कंडीशंस पर कॉन्टिन्यूस होगा और किन किन कंडीशंस पर डिसकंटिन्यूस होगा। साथ में ही आपको हमने ये भी बताया था कि कैसे हम ग्राफ की हेल्प से ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि अगर कोई गिवन फंक्शन एफ एक्स है तो वो कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। जब हमारा ग्राफ किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूसली आता है, लगातार आता है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार नहीं आता, उसमें ब्रेकेज होती है, उसके ग्राफ में बिटवीन स्पेस होती है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम कहते थे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी की बात हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में की थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वैसे तो बच्चों, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की काफ़ी सारी काइंड्स होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ये तीन काइंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि गिवन है। तो बच्चों, जो फर्स्ट काइंड है वो है रिमूव एबल डिसकंटिन्यूटी। और बच्चों, जो सेकंड काइंड है उसका नाम है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और बच्चों, जो थर्ड काइंड है उसका नाम है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक जो फंक्शन हमें गिवन है वो किस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होता है, उसकी पहचान क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ग्राफ की हेल्प से समझाया था कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और बच्चों ये हमारा वाई एक्सिस है, तो उसका जो ग्राफ होगा उसमें ब्रेकेज होगी, वो मुसलसल लगातार कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, उसके ग्राफ में बिटवीन थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होंगी। लेकिन बच्चों, अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है तो ये किस कंडीशन पर डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है तो वो किस कंडीशन पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हमें ये चल जाता है पता कि उसकी पहचान क्या है, कि जब वो कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम डिसकंटिन्यूअस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को, उसकी रूपरेखा को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मान लो बच्चों कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए। ये बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताई हुई है, लेकिन आज इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको ब्रीफली मैं समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसके ऊपर हम लिमिट इम्प्लीमेंट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और अगर उसका रिजल्ट एफ ए के इक्वल आ जाता है तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और उसका जो ग्राफ होगा, और एक्चुअली एक बात और है कि ये जो ए पॉइंट होता है बच्चों हमारा, ये एक इंटरवल से बिलोंग करता है। मतलब कि जो हमारा ये ए पॉइंट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स को ए पुट किया है, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूसली होगा। आपको मैं क्वेश्चंस में आगे हम जब हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन अभी आप ये समझें कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, ये जो हमारे पास कंडीशन बनी है बच्चों, ये बनी है कॉन्टीन्यूअस की, कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है तो उसकी ये कंडीशन होगी कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है, उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, तो बच्चों उसका रिजल्ट एफ ए के इक्वल आएगा। तो बच्चों, जो फर्स्ट टाइप हमारी है रिमूव एबल डिसकंटिन्यूटी, तो बच्चों ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है कि अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर, जो कि हमारा एफ एक्स फंक्शन है, अगर उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, और बच्चों जो उसका रिजल्ट आता है एफ ए, तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अनइक्वल हो। मतलब एफ एक्स के ऊपर जो हमने लिमिट अप्लाई की है एक्स अप्रोचेस टू ए, वो नॉट इक्वल टू एफ ए हो, तो बच्चों इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं रिमूव एबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, ठीक है। तो बच्चों ये बातें हमने ध्यान में रखनी है, और आपको ये वाला टॉपिक
अच्छे तरीके से आगे समझ आएगा जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अभी बस आप ये समझ लें कि अगर इस टाइप की कंडीशन हमारी बन रही है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिमूव एबल डिसकंटिन्यूटी। अब बच्चों हम नेक्स्ट समझते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, देखें इस टाइप की जो कंडीशन हमारी बनेगी, इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी बनेगी तो उसकी पहचान क्या होगी। तो बच्चों उसकी पहचान ये होगी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। ओके, और बच्चों सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव ऑन एफ एक्स, वो वाला फंक्शन भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारे पास है ये है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, और बच्चों ये जो हमारे पास है नीचे वाला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, ये बच्चों हमारी क्या है, राइट कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों अगर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी हमारी एग्जिस्ट करे और सिमिलरली हमारी राइट कॉन्टिन्यूटी भी एग्जिस्ट करे, लेकिन बच्चों इस टाइप की कंडीशन में हमारे पास ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एंड राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस को हम बोलते हैं, वो दोनों अगर एग्जिस्ट कर जाएं लेकिन आपस में दोनों अनइक्वल हो तो बच्चों इस टाइप की कॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, और बच्चों उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो बच्चों इसको हम समझते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। अगर क्वेश्चंस में इस टाइप की हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है तो हमने कैसे पहचाना है कि वो वाली डिसकॉन्टिन्यूटी सेकंड काइंड की है। तो बच्चों इसमें सिंपल है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स एग्जिस्ट ना करे, डजेंट एग्जिस्ट, और बच्चों सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव ऑन एफ एक्स डजेंट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट ना करे, तो बच्चों इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास फर्स्ट वाली अगर हमने देखनी है डिसकॉन्टिन्यूटी, रिमूव एबल डिसकॉन्टिन्यूटी, तो बच्चों अगर हम फंक्शन एफ एक्स के ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बच्चों वो नॉट इक्वल टू एफ ए आए, तो बच्चों इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, रिमूव एबल डिसकॉन्टिन्यूटी। और बच्चों जो सेकंड टाइप है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तो बच्चों जब हम एफ एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, जिसको बच्चों हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन भी बोलते हैं, वो हमारा एग्जिस्ट कर जाए। और बच्चों सिमिलरली जो हमारा राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है जिसको हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, वो भी हमारा एग्जिस्ट कर जाए। मतलब लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन हमारे दोनों एग्जिस्ट कर जाएं लेकिन बच्चों वो आपस में अनइक्वल हो, तो बच्चों इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और बच्चों जो थर्ड हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, तो बच्चों उस केस में ना तो हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी और बच्चों ना ही राइट कॉन्टिन्यूटी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चों अगर इस टाइप की हमारे पास कंडीशन बनती है तो बच्चों इसको हम बोलेंगे व्हाट इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो बच्चों आई होप कि आपको डिसकॉन्टिन्यूटी समझ आई होगी। तो बच्चों अब आगे मैंने आपको इसको डिटेल में इसकी डेफिनेशन लिख के बताऊंगा कि कैसे हम एग्ज़ाम में अगर हमारे पास ये आ जाता है तो इसको हमने कैसे लिखना है। कई बार ये एग्ज़ाम में भी बच्चों आ जाता है, तो एग्ज़ाम में आपको इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे रिटर्न करना है कि आपको इसके मार्क्स मिल जाए। तो बच्चों वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं डेफिनेशन remove able discontinuity. Sometimes a function f is not defined at a, that is limit x approaches to a f x, this is not equal to f a। तो बच्चों अगर इस टाइप की कंडीशन बने कि एफ एक्स के ऊपर अगर हम लिमिट इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, वो बच्चों एफ ए के इक्वल ना बने, तो बच्चों उस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप की कॉन्टिन्यूटी या फिर हम कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, रिमूव एबल डिसकॉन्टिन्यूटी। और बच्चों सेकंड टाइप है discontinuity of first kind if limit x approaches to a negative f x means left continuity function
और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव fx मीन्स राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, कि अगर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन एंड राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन दोनों एग्जिस्ट करें पर बट लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव fx नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव fx, लेकिन दोनों आपस में इक्वल ना हो, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन एंड राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन दोनों एग्जिस्ट करे लेकिन दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो बच्चों उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और बच्चों थर्ड हमारी है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव fx और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव fx डजंट एग्जिस्ट, देन fx इज सेड टू पोसेस डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट a। तो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि अगर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन एज वेल एज राइट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, तो बच्चों उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो ये फंक्शन fx है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये जो गिवन पॉइंट a पर। ओके, तो बच्चों इस टाइप की हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो बच्चों आई होप कि आपको काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं continuity on the basis of intervals, open interval and closed interval। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर ले, उसके बारे में फिर हम आगे बात करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं continuity of a function in an interval। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है ए रियल वैल्यूड फंक्शन f defined on the open interval AB is said to be continuous on AB if and only if f is continuous at x equal to c for all c belongs to open interval AB। तो बच्चों यहाँ पर जो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन है इसके मुताबिक ये हमें बोला गया है कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन f ओपन इंटरवल AB में कॉन्टिन्यूस तब होगा कि जब अगर हम एक पॉइंट ए बी के बिटवीन से पिक करते हैं जिसको हम सी बोलते हैं, सी बिलोंग्स टू ए बी, उस पॉइंट पर, उस ईच एंड एवरी पॉइंट पर ये जो एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक ओपन इंटरवल है और वो है 1-5। ओके, और बच्चों 1-5 के बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। और बच्चों जब भी हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की तब बच्चों हम 1 और 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 1-5 के बिटवीन अगर हम नंबर लाइन पे इसको शो करते हैं तो बच्चों 1-5 के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो कि रियल नंबर्स होते हैं। ओके, लेकिन बच्चों हम यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1-5 के बिटवीन जो नंबर हमारे पास हैं 2, 3, 4 हैं। तो बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं। तो बच्चों इन 2, 3, 4 को ही हमने सी कहा है, इसको हमने क्या बोला है, सी। तो बच्चों यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सी बिलोंग्स टू 1-5। ये जितने भी 2, 3, 4 है जिसको हमने सी बोला है, इन सारों को हमने सी बोल दिया है, ये 1-5 से बिलोंग कर रहे हैं। जब भी बच्चों बात आती है ओपन इंटरवल की तो बच्चों हम 1 और 5 को मतलब ए और बी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, उनके जो बिटवीन नंबर होते हैं हमेशा हम उनको ही यहाँ पर पिक करते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर सी बोला गया है तो सी 1 और 5 के बिटवीन वाले नंबर्स हैं। वैसे तो यहाँ बोला गया है रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कि 1-5 के बिटवीन जितने भी रियल नंबर्स हैं, लेकिन बच्चों इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं तो हमने यहाँ पर इंटीजर्स ले लिए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स ले लिए हैं 2, 3, 4, और बच्चों इनको हमने सी बोल दिया। सी बिलोंग कर रहा है 1-5 से, मतलब ओपन इंटरवल 1-5 से। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है जिसको हमने एफ बोला है, इसको बच्चों हम एफ एक्स भी कह सकते हैं, कि अगर मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास 2x+3 हुआ, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन हमारे पास है 2x+3। तो बच्चों ये जो एफ फंक्शन है एफ एक्स इसको हम बोलते हैं, ये बच्चों 2 पर भी, मतलब अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो बच्चों ये देखो क्या बनेगा, 2 2 4 + 3 मतलब कि 7। और बच्चों अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो बच्चों ये देखो ये क्या बनेगा, 3 2 6 एंड +3 9। और अगर बच्चों यहाँ पर हम 4 पुट करते हैं तो बच्चों देखो ये क्या बनेगा, 4 2 8, 8 + 3 11। तो बच्चों ये
तीनों क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों इनका ग्राफ क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस बनेगा। मतलब कि अगर बच्चों यहाँ पर हम ग्राफ लें, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और बच्चों यहाँ पर हम ले लें 1 2 3 4, ओके, और बच्चों यहाँ पर ले लें हम 2, ठीक है, 2 4 6 8 एंड 10 एंड 12, ओके। तो बच्चों ऐसे अगर हम नंबर ले लेते हैं, ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पर, और बच्चों यहाँ पर 2 4 6 8 10 12। तो बच्चों अगर हम मीट करते हैं कि जब हमने एफ को 2 पुट किया तो हमारे पास ये एक्चुअली बच्चों क्या आया है, वाई आया है। वाई है, देखो हमारे पास क्या आया है, 7 आया। एफ को 2 पुट किया, वाई बच्चों हमारा क्या आया, 7 आया। तो बच्चों आपको पता है ना कि जो ये एफ एक्स होता है उसको हम वाई भी बोलते हैं, बच्चों 7 मतलब कि यहाँ पर कहीं पॉइंट आ रहा है। उसके बाद बच्चों अगर हमने एफ एक्स को 3 पुट किया तो वाई हमारा 9 आया। तो बच्चों 9 क्या होगा, 8 और 10 के बिटवीन, ओके। और जब हमने एक्चुअली एक्स को 3 पुट किया तो बच्चों ये पॉइंट यहाँ पर आया। उसके बाद बच्चों अगर हमने एक्स को 4 पुट किया तो वाई हमारा 11 आया। एक्स को 4 पुट किया तो वाई बच्चों हमारा क्या आया, 11 आया। तो बच्चों ये यहाँ पर कहीं मीट करेगा, ओके। तो बच्चों अगर इसका हम ग्राफ देखें हैं, अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो बच्चों ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ये आप ये मिड में कहीं से ब्रेक नहीं होगा, तो ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार है। तो बच्चों इस टाइप का एक्चुअली जो फंक्शन होगा इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं कि ओपन इंटरवल में भी एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो बच्चों उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर ओपन इंटरवल ए बी है और उसके बिटवीन अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं सी, और उस सी पॉइंट पर हमारे पास जो गिवन फंक्शन एफ है जिसको हम एफ एक्स भी बोलते हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूस हुआ तो बच्चों वो फंक्शन इस ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्लोज इंटरवल में एक फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल। डेफिनेशन है a real valued function f defined on the closed interval ab is said to be continuous on closed interval ab if and only if first f is right continuous at a, that is limit x approaches to a plus fx, this is equal to fa. Second point, f is left continuous at b, that is limit x approaches to b negative fx, this is equal to fb. And third point, f is continuous at c for all c belongs to open interval ab, that is limit x approaches to c fx, this is equal to fc for all c belongs to ab. तो बच्चों यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल का केस है, तो बच्चों अगर यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जिसको बच्चों हम वाई भी कहते हैं, तो बच्चों उसको हम मान लेते हैं 2x+3, ओके। और बच्चों इसको हमने डिफाइन करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है इन अ क्लोज्ड इंटरवल 1 5, ओके। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 5 में हमारे पास यहाँ पर क्लोज इंटरवल में जो लेफ्ट वाला नंबर है वो है 1, और बच्चों जो राइट वाला नंबर है वो है 5। लेकिन बच्चों जब इसकी बात करेंगे हम कि राइट कॉन्टिन्यूस वाली, कि जब हम लेफ्ट वाले नंबर की बात करेंगे तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, राइट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि राइट कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे, ओके। और बच्चों इसको हम क्या करेंगे, लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस, ओके। और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स, मतलब कि 2x+3। और बच्चों ये हमारा एफ ए के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो 1 प्लस पर कॉन्टिन्यूस है, ओके। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, राइट कॉन्टिन्यूस। और बच्चों सेकंड कंडीशन हमारी ये बननी चाहिए कि हमारे यहाँ पर क्लोज इंटरवल में जो राइट वाला नंबर है, जो बच्चों राइट वाला नंबर है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट, और बच्चों जब भी हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूस की बात आती है वहां हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर जैसे है ना बी नेगेटिव, तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे एक्स अप्रोचेस टू बी नेगेटिव, मतलब कि 5 नेगेटिव। तो बच्चों जो हमारा फंक्शन है 2x+3, और बच्चों अगर ये एफ ए के इक्वल आ जाए, मतलब कि एफ ए हमारा क्या होता है, एफ ए बच्चों यही हुआ कि एक्स की प्लेस पर हम 5 पुट करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक्स की प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2+3 मतलब 5 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों ये 5 देखो हमारा क्या है, एफ ए है। और बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 2 8 10 +13, तो बच्चों ये हमारा
5 2 10 प्लस 3 13 बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे और बच्चों ये 13 देखो हमारा क्या है, एफ ए है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारी दो कंडीशन हो गई। और बच्चों तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है अगर उसको हम कंसिडर कर लेते हैं ओपन इंटरवल, और बच्चों अगर ओपन इंटरवल में से अगर उसके मिड में, हमें पता है कि जब भी हमारा ओपन इंटरवल आता है तो बच्चों हम ए और बी को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो बच्चों ए और बी के जो मिड में पॉइंट है उसको हम सी मान लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने पीछे अभी ओपन इंटरवल में बताया था। तो बच्चों सी पॉइंट हम ले लेंगे और बच्चों सी बिलोंग करेगा ए बी से। और बच्चों इस सी पॉइंट पर, ठीक है, इस सी पॉइंट पर अगर हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, इस सी पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो बच्चों डिफाइन हो जाए, तो बच्चों उस केस में देखो हमारा क्या होगा कि उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन गिवन है एफ वो ओपन इंटरवल में, आई एम सॉरी क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कि जो हमारा फंक्शन एफ है वो इन अ क्लोज्ड इंटरवल कॉन्टिन्यूस है। अगर ये बच्चों तीन कंडीशन हमारी बनती है। फर्स्ट बच्चों हमारी कंडीशन आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास राइट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब बच्चों ये है कि क्लोज इंटरवल में जो लेफ्ट वाला नंबर है अगर इसके ऊपर इसको अगर हम एज अ लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो बच्चों वो हमारा डिफाइन हो जाए, मतलब कि अनडिफाइंड ना हो, मतलब कि एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो बच्चों ये कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। और बच्चों सिमिलरली जो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें बच्चों हम क्या करेंगे कि क्लोज इंटरवल में जो राइट वाला नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। और बच्चों उस नंबर पर, उस पॉइंट पर अगर जो हमारा फंक्शन वो डिफाइन कर जाए, एग्जिस्ट हो जाए, तो बच्चों वो हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, और बच्चों उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है उसको हम कंसिडर कर लेंगे एज अ ओपन इंटरवल। और बच्चों ओपन इंटरवल के मिड में से हम कोई पॉइंट पिक कर सकते हैं, मतलब कि ए और बी के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। और बच्चों उन पॉइंट्स पर जिसको हमने सी बोला था, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी करवाया था ओपन इंटरवल में, उस बच्चों सी पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए। तो बच्चों अगर ये तीनों कंडीशन हमारी बन जाती है तो बच्चों हमारा जो फंक्शन एफ होगा वो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल समझ आया होगा। तो बच्चों इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, तब आपको ये सारे टॉपिक और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। ओके, तो बच्चों बिल्कुल भी आपने फिक्र नहीं करनी है। तो आगे हम करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 26। स्टेटमेंट है, इफ एफ जी आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एट ए, देन फर्स्ट के एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। सेकेंड, एफ प्लस माइनस जी is continuous at A. Third, FG is continuous at A. Fourth, F upon G is continuous at A provided GA not equal to 0। तो बच्चों आर्टिकल नंबर 26 की स्टेटमेंट हमसे ये कहना चाह रही है कि अगर एफ जी हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो ए पर, तो बच्चों ये सारी जो कंडीशन हमें गिवन है क्या ये भी सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे ए पर। तो बच्चों वो हम चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हमें गिवन है कि एफ जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ए, उसको बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे। और बच्चों हम आर्टिकल्स कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम गिवन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर एफ एंड जी आर continuous functions at a। ओके, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम एफ एक्स के ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इंप्लीमेंट करें तो बच्चों ये हमारा इक्वल आएगा एफ ए के। तो बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है एफ जी, तो बच्चों यहाँ पर हमने लिया है एफ एक्स। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ जो फंक्शन है ये ए पर एक्चुअली जब कॉन्टिन्यूस होगा तो बच्चों इसकी जो हमने लिमिट ली है एक्स अप्रोचेस टू ए, तो बच्चों इसलिए हम एफ को एफ एक्स लिखेंगे। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन के ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं
और बच्चों वो एफ ए के इक्वल बन जाए तो बच्चों वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो बच्चों ये कंडीशन हमें गिवन है। और बच्चों दूसरी कंडीशन हमें गिवन है एंड जी। और बच्चों जी का मतलब क्या हुआ, जी एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए, जी एक्स दिस इज इक्वल टू जी ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है कि एफ एंड जी मतलब कि एफ एक्स एंड जी एक्स हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब बच्चों जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, ये हमने प्रूव करना है कि के एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखी फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो बच्चों यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर एफ था तो बच्चों यहाँ पर के एफ है। ओके, यहाँ पर अगर एफ था तो यहाँ पर के एफ है। तो बच्चों हद से हम ऐसा ही कंडीशन यहाँ बनाएंगे, एक्स अप्रोचेस टू ए, और बच्चों के एफ को हम रखेंगे ब्रेसिस के अंदर और बच्चों बाहर रखेंगे हम एक्स। ओके, तो बच्चों जहां पर हमारा एफ था यहाँ पर, वहां पर हमने रखा के एफ, और बच्चों ये एक्स को हमने बाहर ब्रेसिस के अंदर रखा। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस के को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चों के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों हमने के को बाहर निकाल लिया, जैसे कि मैंने आपको लिमिट के केस में बताया था कि अगर यहाँ पर कांस्टेंट होता है तो उसको हम लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बाकी बच जाएगा एफ एक्स। ओके, और बच्चों एफ एक्स को हम ऐसे लिख लेंगे। ओके, के को हमने बाहर निकाल लिया। और बच्चों ये हमें पता है कि ये वाली कंडीशन हमें गिवन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स हमारा एफ ए के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ ए। ओके, और बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था, के एफ, तो बच्चों यहाँ पर एक्स था। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, के एफ और ए। तो बच्चों यहाँ पर हम के एफ को एक ब्रेसिस के अंदर रख लेंगे और बच्चों यहाँ पर हम ए लिख लेंगे। ओके, तो बच्चों देखो हमारे पास वही कंडीशन बन गई, जैसे कि यहाँ पर एफ था तो बच्चों यहाँ पर एफ था, तो बच्चों यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर ए था। तो बच्चों सिमिलर हमारे पास वही कंडीशन बनी है कि अगर यहाँ पर एफ की प्लेस पर के एफ था तो बच्चों जो उसका रिजल्ट आया है वहाँ पर के एफ है, और बच्चों अगर यहाँ पर एक्स है तो बच्चों यहाँ पर ए है। तो इससे बच्चों हमें ये चलता है पता कि के एफ इज कंटिन्यूअस एट ए फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों ये लिखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो ये के है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों ये हमने प्रूव कर लिया कि के एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए। तो बच्चों आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट है एफ प्लस माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस एट ए। बच्चों जैसे कि हमने के एफ वाला फंक्शन सॉल्व किया था वैसे ही हमने एफ प्लस माइनस जी वाला फंक्शन सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्लस माइनस जी, और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेसिस के अंदर एक्स। और बच्चों उसके बाद हम एक्स को इन दोनों फंक्शन के साथ सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ब्रेसिस में एफ एक्स एंड प्लस माइनस जी एक्स। और बच्चों उसके बाद इस लिमिट को हम इन दोनों फंक्शन के साथ सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एंड प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। और बच्चों हमें पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स हमारा एफ ए के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ ए एंड प्लस माइनस, और बच्चों ये भी हमें पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स हमारा जी ए के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे जी ए। लेकिन बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की रूपरेखा क्या थी, एफ प्लस माइनस जी। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने ऐसा ही बनाना है, इसी फॉर्म में बनाना है, इसी शक्ल में बनाना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एफ प्लस माइनस जी, और बच्चों ए जो है इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ओके, तो बच्चों देखें यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्लस माइनस जी, और बच्चों बाहर क्या था एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर भी वही है, एफ प्लस माइनस जी और ए बाहर है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एफ था और बच्चों यहाँ पर एफ था, तो बच्चों यहाँ पर भी देखो एफ प्लस माइनस जी है और बच्चों यहाँ पर एफ प्लस माइनस जी है।
और बच्चों ए दोनों में एक्स और ए दोनों बाहर है। तो बच्चों आई होप कि आपको सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम करते हैं थर्ड पार्ट। लेकिन बच्चों थर्ड पार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी कि एफ प्लस माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। ओके, तो बच्चों अब हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर। तो नाउ स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है एफ जी। और बच्चों ये दोनों फंक्शन एफ और जी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। तो बच्चों यहाँ पर भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ब्रेसिस में एफ जी, और बच्चों बाहर एक्स ब्रेसिस के अंदर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और बच्चों यहाँ पर ब्रेसिस में एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, और बच्चों उसके बाद हम लिमिट को सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। और बच्चों ये हमें पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स हमारा एफ ए के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ए एंड इन टू, और बच्चों यहाँ पर देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स हमारा जी ए की इक्वल होता है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा जी ए। और बच्चों इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफ और जी को हम एक साथ रख लेते हैं ब्रेसिस के अंदर, और बच्चों ए को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या था, एफ जी के ऊपर हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इंप्लीमेंट किया, एक्स बच्चों बाहर था, और बच्चों यहाँ पर भी देखो क्या है, एफ जी हमारा आया और बच्चों ए बाहर है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एफ जी is continuous at A। तो बच्चों हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको थर्ड पार्ट भी समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारा है एफ अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूअस एट ए प्रोवाइडेड जी ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ अपॉन जी इन अ ब्रेसेस, और बच्चों बाहर हम लिखेंगे स्मॉल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ओके, और बच्चों उसके बाद हम इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लिमिट को सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। और बच्चों हमें पता है कि अगर हमारा एफ एक्स फंक्शन है उसके ऊपर हम लिमिट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो बच्चों वो हमारा किसके इक्वल होता है, एफ ए के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ ए अपॉन, और बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स हमारा जी ए के इक्वल होता है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा जी ए। और बच्चों इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफ अपॉन जी, और बच्चों ए को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एफ अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। ओके, तो बच्चों हमने आर्टिकल नंबर 26 कंप्लीट कर लिया, और आई होप कि आपको इस चारों के चारों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड आर्टिकल, मतलब 27th आर्टिकल। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 27। स्टेटमेंट है प्रूव दैट फर्स्ट ए कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सेकंड a real polynomial function is continuous everywhere, and third, a rational function is continuous at every point of its domain। तो बच्चों ये हमने इसका प्रूफ करना है। और बच्चों जो हमारा फर्स्ट है कि एक कांस्टेंट जो फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका हम प्रूफ करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लेट करेंगे सबसे पहले एक कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट करते हैं लेट एफ बी ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों अगर हमने लेट किया है कि एफ हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो बच्चों इसके मुताबिक हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बनेगा कि एफ एक्स किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा।
और बच्चों वो कांस्टेंट हमारा क्या है के। और बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर। और बच्चों के हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और बच्चों रियल नंबर हमारे सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और बच्चों ये जो एफ एक्स जो हमने लेट किया है फंक्शन एफ, वो हमारा के इक्वल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और बच्चों उसके बाद अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, एंड एफ एक्स, ठीक है, हमने एफ एक्स फंक्शन के ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अप्लाई किया। तो बच्चों ये हमारा देखो किसके इक्वल बनेगा, बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और बच्चों एफ एक्स की प्लेस पर हम के की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देंगे के। और बच्चों अगर हम किसी कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो बच्चों वो कांस्टेंट ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। मतलब कि बच्चों क्या हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स हमारा के इक्वल आ गया। और बच्चों हमने पढ़ा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स हमारा एफ ए के इक्वल होता है। तो बच्चों इसके मुताबिक देखो क्या बना कि एफ ए हमारा के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि हेयर हेयर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ए दिस इज इक्वल टू के फॉर ऑल वेयर ये बच्चों हमारा क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और बच्चों यहाँ पर ए भी देखो हमारा क्या है कि ये भी बच्चों एक्चुअली हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और बच्चों यहाँ पर हम वैसे भी लिख सकते हैं कि वेयर वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है बच्चों, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर ए लिया है, इसका भी हमने मेंशन करना है कि ए एक्चुअली हमारा क्या है। तो बच्चों ए हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो बच्चों अगर इतना हमने कर लिया तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए कांस्टेंट फंक्शन ए कांस्टेंट फंक्शन ए कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो बच्चों यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों ए हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और बच्चों के भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों हमें पता है कि इस जहान में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में जितने भी नंबर्स हैं सबको जब हम एक साथ एकोमोडेट करते हैं तो बच्चों वो हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। तो बच्चों जब हम पूरे इस यूनिवर्स की बात करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, इस पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है उसके ऊपर जो लिमिट अप्लाई हो रही है, लिमिट इंप्लीमेंट हो रही है, वो भी क्या है, एक्स अप्रोचेस टू ए। तो बच्चों ए हमारा क्या है, रियल नंबर। और बच्चों जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा रियल नंबर आ रहा है। तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं इसकी वजह से कि एक कॉन्स्टेंट फंक्शन जो कि हमारा के था इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ए रियल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो बच्चों यहाँ पर अब हम बात करेंगे रियल पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि वो कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, हर प्लेस पर, एवरीवेयर। ओके, तो बच्चों जो हमारा सेकंड पार्ट है वहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल लेट करनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने लेट करी है एक पॉलिनोमियल जो कि nth पॉलिनोमियल है, पी नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस पी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस पी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड प्लस सो ऑन पी एन। तो बच्चों ये हमारी एक पॉलिनोमियल है जो कि एन की फॉर्म में है, एनथ हमारी एनथ पॉलिनोमियल है। अब बच्चों यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स दिस इज इक्वल टू, जब बच्चों हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई कर रही है एक्स अप्रोचेस टू ए, तो बच्चों सिमिलर हम इसको कंपनसेट करने के लिए राइट हैंड साइड में भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। बच्चों इस सारे कंटेंट को मैं इस ब्रेसिस के अंदर रख लूंगा, पी नॉट एक्स रेज टू पावर एन, इसको बच्चों हम पी नॉट या फिर पी जीरो भी कहते हैं। ओके, एंड पी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड प्लस पी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड प्लस सो ऑन एंड प्लस पी एन। ओके, तो बच्चों ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये जो लिमिट है मैं हर एक टर्म के साथ, जो ये टर्म है पॉलिनोमियल्स की, हर एक टर्म के साथ सेपरेट सेपरेट कर लेता हूँ। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पी नॉट एक्स रेज टू पावर एन एंड प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड प्लस
लिमिट x अप्रोचेस टू a p2 x रेज टू पावर n माइनस टू एंड प्लस सो ऑन एंड प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a pn। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट p नोट है या बच्चों यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और p नोट p1 p2 pn हमारे कांस्टेंट है, तो बच्चों इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, कांस्टेंट को। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा p नोट लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n, और बच्चों ये यहाँ पर हमारा बन जाएगा p1 बच्चों हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस वन। ओके, बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा प्लस, इसको बच्चों मैं ब्रेसिस के अंदर रख लेता हूँ कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, और p2 लिमिट x अप्रोचेस टू a, बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे x रेज टू पावर n माइनस टू। ओके, और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, और बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल वाली कोई टर्म नहीं है, तो बच्चों हम कांस्टेंट को अंदर ही रखेंगे। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू a pn, और अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखिए, पी नॉट। और बच्चों जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम बच्चों क्या करते हैं कि एक्स की प्लेस पर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जब हम एक्स की प्लेस पर लिमिट की वैल्यू ए पुट करेंगे तो बच्चों ये लिमिट का साइन हट जाएगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा ए रेज टू पावर एन एन प्लस पी वन ए रेज टू पावर एन माइनस वन एन प्लस पी टू ए रेज टू पावर एन माइनस टू। ठीक है बच्चों, ईच एंड एवरी टर्म में हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और बच्चों यहाँ पर देखो क्या बनेगा। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो और उसके ऊपर बच्चों हम लिमिट अप्लाई करते हो तो बच्चों वो कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट ही रहता है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास पी एन ही रहेगा। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन गया, तो बच्चों ये हमारा एफ ए के इक्वल आ गया। तो बच्चों इसको हमने एफ ए क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों जो हमने एफ एक्स लेट किया था उसमें बच्चों देखो क्या था, पी नॉट या फिर पी जीरो एक्स रेज टू पावर एन, पी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस पी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस पी एन। जब बच्चों हमने यहाँ पर एफ एक्स की बात करी थी, मतलब कि ब्रेसिस में एक्स था, तो बच्चों यहाँ पर एक्स था, ठीक है, यहाँ पर एक्स था। तो बच्चों जब हम बात करते हैं एफ ए की, तो बच्चों देखो पी नोट पी वन पी टू एंड पी एन, तो बच्चों यहाँ पर देखो सिमिलर है, लेकिन बच्चों जहाँ पर एक्स था वहाँ पर ए आ गया, ठीक है ना। तो ए रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ए रेज टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एफ पे। तो बच्चों इससे हमारा देखो क्या बनता है, इससे बच्चों हमारा ये बन गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ए। मतलब कि हमारा ये बन गया ना बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स बच्चों हमारा एफ ए के इक्वल बन गया। ओके, बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि ए जो हमारा है ए, ये बच्चों ए हमारा क्या है कि ए हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो भी लिमिट हमारी होती है उसमें जो ये नंबर होता है ए, ये हमारा रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ए रियल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स था, तो बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं या फिर बच्चों हम इसको एफ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर दिख जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा करते हैं मैं कि इसको मैं रब कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर बच्चों मैं लिख लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। बच्चों इसके साथ मैं ये भी लिख लूंगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके बच्चों, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एफ क्यों लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एफ लिखते हैं तो बच्चों वो एफ एक्स ही होता है, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर एफ लिख लिया। यहाँ पर बच्चों आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। ओके, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो बच्चों आई होप कि आपको सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, ए रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो बच्चों यहाँ पर बात करी गई है रैशनल फंक्शन के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर एक रैशनल फंक्शन लेट करेंगे। तो बच्चों हम लेट करेंगे लेट एफ एक्स दिस इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक एफ एक्स फंक्शन लेट किया है जो कि एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन बच्चों फर्दर जी एक्स अपॉन एच एक्स के इक्वल है, और बच्चों ये दोनों भी फंक्शन हैं। तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स हमारा एक रैशनल फंक्शन है। तो बच्चों लेट एफ एक्स दिस इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स
इज ए रैशनल फंक्शन, इज ए रैशनल फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद हम बोथ साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स अपॉन एच एक्स। और बच्चों इसके बाद हम लिमिट को सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच एक्स। और बच्चों जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स हमारा जी ए के इक्वल होता है, तो बच्चों वैसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच एक्स हमारा एच ए के इक्वल होगा। बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी ए अपॉन एच ए। और बच्चों जैसे कि हमारा एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच एक्स के इक्वल था, तो बच्चों वैसे ही जी अपॉन एच ए, मतलब यहाँ पे अगर हम ए पुट कर देते हैं तो बच्चों ये एफ ए के इक्वल होगा, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ए। तो बच्चों इससे देखो हमारा क्या बन गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स बच्चों हमारा इसके इक्वल है एफ ए के इक्वल है। और बच्चों यहाँ पर जो ए है वो हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर f is continuous at x equal to a। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में देखो एक कंडीशन गिवन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो बच्चों यहाँ पर डोमेन कहा गया है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं डोमेन इसका क्या है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 2x+3, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पुट किया एक्स इक्वल टू 1 बच्चों हमने पुट किया, तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा f1 दिस इज इक्वल टू 2 1+3 मतलब कि 2+3 मतलब कि 5। बच्चों जब हमने x को 2 पुट किया तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनता है f2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4+3 7। तो बच्चों वैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो बच्चों जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं इसको बच्चों हम बोलते हैं डोमेन। आपने पढ़ा होगा बच्चों सेट्स में डोमेन। और बच्चों ये जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आती है 5 7, ठीक है, इसको बच्चों हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ बात करी गई है कि ए रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। और बच्चों डोमेन क्या होता है एक्स की वैल्यू। तो बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और बच्चों ए हमारा क्या है जनरल टर्म है, मतलब कि ये जो फंक्शन एफ है ये कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन पर ही है, मतलब एक्स की वैल्यू को ही हम डोमेन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये लिखने के बाद कि जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन ओके। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको आर्टिकल नंबर 27 समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 28, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 28 ए पार्ट एब्सोल्यूट फंक्शन। तो बच्चों एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन है द एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ द फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ एफ एंड इज डिफाइंड बाय मॉडुलस ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ओके, तो बच्चों देखो जब भी हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है और अगर हम उसका मॉडुलस पा देते हैं, उसका हम ओनली मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और अगर हम उसका मॉडुलस हमने यहाँ पर लगा दिया, उसके ऊपर हमने इंप्लीमेंट कर दिया मॉडुलस, तो बच्चों वो हमारा बन जाता है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन। और बच्चों हमें पता है कि जो मॉडुलस वाला फंक्शन होगा तो उसमें जो वैल्यू होगी वो उसका जो रिजल्ट क्या होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। और बच्चों एफ मतलब कि एफ एक्स के मॉडुलस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली एफ का मॉडुलस और एक्स को बच्चों हम बाहर लिख सकते हैं। ओके, या फिर बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स। ओके, और बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्स है ये बच्चों बिलोंग करता है डोमेन ऑफ एफ। मतलब कि ये जो x है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था x बच्चों क्या होता है डोमेन होता है।
ठीक है, ये जो फंक्शन एफ है इसका डोमेन ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने वही लिखा है कि जो एक्स है वो डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग करता है। ओके, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं इसका बी पार्ट। तो बच्चों इसका जो बी पार्ट है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बी पार्ट, ये बच्चों हमारा ए पार्ट है आर्टिकल में 28 का अभी, और ये बच्चों बी पार्ट है, ये थोड़ा सेपरेट है, मतलब इससे डिफरेंट है, ये दोनों मिक्स नहीं है। ओके, तो बच्चों बी पार्ट हमारा है कि इफ, तो यहाँ पर देखो हमने बी पार्ट की स्टेटमेंट लिखी है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो बच्चों ये हमें गिवन है कि एफ एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर। तो बच्चों हमें ये बताना होगा कि जो एफ का एब्सोल्यूट फंक्शन है, मतलब कि मॉडुलस ऑफ एफ भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो बच्चों इसका हम करते हैं प्रूफ। तो बच्चों सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है कि हेयर हेयर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, जब बच्चों एफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर, तो बच्चों हमें गिवन कंडीशन क्या होगी, देयर फॉर गिवन एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन जीरो, however be small, however be small, then there exist, then, या फिर बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, क्योंकि बच्चों ये हमें गिवन है तो देन हम नहीं लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट। तो बच्चों ये लिखने के बाद हमें क्या गिवन है, देयर फॉर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने ग्रेटर देन जीरो नहीं लगाया, लेकिन बच्चों आप ये लगा भी दोगे तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम लिमिट करते हैं और जब हम लिमिट में यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्मॉल एल लिखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम ग्रेटर देन जीरो लगा देते हैं, तो ये एक्चुअली लिमिट का केस है। ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, ये बच्चों लिमिट का केस है। तो बच्चों यहाँ पर भी इन अ कॉन्टिन्यूअस में, मतलब कॉन्टिन्यूटी में भी यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होता है, लेकिन बच्चों जब हम यहाँ पर एफ ए लिखते हैं तो इसको बच्चों हम यहाँ पर नहीं लिखते। ठीक है, अगर आप लिख दोगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सही तरीका ये है कि आप यहाँ पर ना लिखो इन अ कॉन्टिन्यूटी। ओके, क्योंकि जब आपने यहाँ पर एफ ए लिख दिया तो आपने यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखना। अगर बच्चों यहाँ पर एफ ए नहीं है, यहाँ पर स्मॉल एल है, मतलब कि हम लिमिट पढ़ रहे हैं या फिर लिमिट वाले क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन जीरो लिखना लाजमी है। तो बच्चों देखो हमने क्या लिखा है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो बच्चों ये हमें कंडीशन गिवन है, तो बच्चों इसको हम से कर लेते हैं, से वन। ओके, से स्टेटमेंट वन। अब बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है, तो बच्चों ये जो हमारी कंडीशन है ये एफ फंक्शन की कंडीशन है, लेकिन बच्चों हमने प्रूफ क्या करना है कि हमने ये प्रूफ करना है कि मॉडुलस ऑफ एफ। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके मुताबिक कंडीशन लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ नाउ मॉडुलस ऑफ, अगेन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ए। ठीक है बच्चों, हमने ये लिखा, और बच्चों ये लिखने के बाद, ठीक है, ये लिखने के बाद बच्चों हम ऐसा करते हैं कि एक्स और ए को भी हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, मतलब कि हम ऐसा लिखते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ए। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमने ये वाली कंडीशन ही प्रूव करनी है कि मॉडुलस ऑफ एफ, ठीक है, हमने ये वाली कंडीशन ही प्रूव करनी, तो बच्चों हमने फंक्शन को इस कंडीशन में लिख लिया। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या है, न्यू फंक्शन है, इसको हमने इस कंडीशन में लिख लिया। और बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इसका मॉडुलस एंड माइनस मॉडुलस ऑफ जी एक्स और इसका अगेन मॉडुलस। तो बच्चों ये हमने कैसे लिखा, बाय वन, मतलब कि फ्रॉम वन, या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन, या फिर बच्चों हाँ तो बच्चों देखो ये फ्रॉम वन से नहीं लिखा हमने, हमने लिखा ऊपर जो हमने एब्सोल्यूट फंक्शन की कंडीशन पढ़ी थी कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स हमारा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है, कि मतलब कि हम एफ एक्स को बीच में रखते हैं मॉडुलस के। तो बच्चों यहाँ पर हमने वही लिखा कि अगर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स है तो बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स और मॉडुलस ऑफ एफ ए को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एफ ए। यहाँ पर बच्चों एफ ए आएगा।
ओके। और बच्चों ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे कि लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस अपना मॉडुलस ऑफ एफ ए। और बच्चों यहाँ पर हम ऐसा लिख लेंगे। तो बच्चों ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की। तो बच्चों यहाँ पर वही कंडीशन थी कि एफ एक्स का मॉडुलस था और यहाँ पर एफ ए का मॉडुलस था, एफ ए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, एफ ए का मॉडुलस था और इसका अगेन मॉडुलस था होल का। तो बच्चों इसको हम ये वाला जो मॉडुलस है ये हटा के एफ एक्स माइनस एफ ए लिख सकते हैं इसके मुताबिक। जैसे कि यहाँ पर मॉडुलस ए था, मॉडुलस बी था, तो बच्चों इसको हमने ए माइनस बी कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। और बच्चों ये हमें पता है कि एफ एक्स माइनस एफ ए हमारा लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन। ठीक है, फ्रॉम वन। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। इसका बच्चों हमने रेफरेंस दे दिया। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बच्चों ये बन गया कि हेयर हेयर ये बच्चों हमारा है जो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ए। तो बच्चों ये हमारा लेस देन आ गया है एप्सिलॉन के, क्योंकि बच्चों ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था, तो ये बच्चों हमारा राइट हैंड साइड है, ये आया है लेस देन एप्सिलॉन। तो बच्चों यहाँ पर था लेस देन इक्वल टू, लेकिन बच्चों ये वाली जो कंडीशन होती है ये फ्रॉम वन, यहाँ पर ओनली लेस देन आएगा। ओके, तो बच्चों ये करने के बाद देखो हमने क्या लिखना है, हमने बच्चों यहाँ पर लिखना है कि फॉर ऑल या फिर फॉर और बच्चों ये लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा सेपरेट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा हो गया। और बच्चों इसके बाद हम कह सकते हैं देयरफॉर मॉडुलस ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। क्योंकि बच्चों अगर हमारी ये वाली कंडीशन बन जाती है, जैसे कि हमारा एफ कॉन्टिन्यूअस था एट एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो बच्चों हमारी ये वाली कंडीशन बन रही थी। और बच्चों अगर हमारी ये वाली कंडीशन बन रही है तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं इसका ऑपोजिट, अगर हम इसका रिवर्स चले कि अगर ये वाली कंडीशन हमारी बन रही है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ए का अगेन मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो बच्चों मॉडुलस ऑफ एफ हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। तो बच्चों आई होप कि आपको आर्टिकल नंबर 28 भी समझ आया होगा। और बच्चों आपको आज का लेक्चर भी मुझे उम्मीद है कि सारा समझ आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.